प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का आदर्शवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक वर्णन, जिसमें मैंने आदर्शवादी दृष्टिकोण की आपको विशेषताएं बताई थी कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, युद्धों को महत्व नहीं देता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को महत्व देता है, मूल्याधारित अध्ययन है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि विश्व राज्य की स्थापना पर बल। आज हम इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे मनुष्य के स्वभाव का गलत चित्रण। आदर्शवादियों के अनुसार अगर हम बात करें तो आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं कि मानव क्या है, जन्म से ही अच्छा है। मानव के अंदर दया, प्रेम, सहनशीलता आदि गुण पाए जाते हैं। परंतु आदर्शवादी मानव में निहित अनेकों ऐसे तथ्यों की आंखों से उनको ओझल कर दिया गया है। एक पक्ष का तो वर्णन किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष का वर्णन नहीं किया गया। मानव के अंदर अगर दया है, मानव के अंदर अगर प्रेम है, मानव के अंदर सहनशीलता है, मानव के अंदर अगर भाईचारे की भावना है, सहानुभूति है, तो इसके साथ साथ मानव का एक दूसरा पक्ष भी होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मानव क्या है, स्वार्थी है। उसके अंदर संकीर्णता के क्या पाए जाते हैं, विचार पाए जाते हैं। वह अपने हित के बारे में सोचता है, दूसरों को धोखा देता है और दूसरों के हितों को क्या पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम हिटलर, मोसोलिनो आदि शासकों के लिए निहित स्वार्थों की अगर हम बात करें, चर्चिल की बात करें, रूजवेल्ट की बात करें, या जो है हम स्टालिन की बात करें, ये सभी हठ धर्मिता के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो इनके कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अतः राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो राष्ट्र संघ क्या था, मानवीय भातृ भावना का वो प्रतीक था। लेकिन राष्ट्र संघ जो है वो अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद दृष्टिकोण जो है, या जो आदर्शवादी है, उन्होंने एक पक्ष का जो है वर्णन किया है, दूसरे पक्ष का उन्होंने वर्णन नहीं किया। जब जब भी हमारे देश में या दूसरे देशों के साथ कभी भी कोई युद्ध हुए हैं, या कोई एक कंट्री ने दूसरे देश पर आक्रमण किया, अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें, तो वो मानव का एक पक्ष नहीं है कि वो दया, प्रेम, सहनशीलता गुण है। उसमें मानव का दूसरा पक्ष है स्वार्थी, संकीर्णता, धोखा देना। अतः वो अपनी लालसा के कारण, अपने हितों को प्रमुखता देने के कारण जब जब भी कोई देश के अंदर युद्ध हुए हैं तो इसका ही कारण रहा है। अतः मानव स्वभाव का जो चित्रण किया आदर्शवादियों ने, वो गलत चित्रण है, वो संभव नहीं हो सकता। अतः मानव के हमेशा दो पक्ष ही होते हैं, हम एक पक्ष का वर्णन नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंस रोल ऑफ पावर, की शक्ति ही प्रमुख है। लेकिन आदर्शवादी, अगर यथार्थवादियों की बात करें, हमने पॉइंट में किया था कि यथार्थवादी जो थे वो शक्ति को महत्व देते हैं। उनका क्या कहना था, हमने कुछ भी प्राप्त करना है तो हम शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो राजनीति में प्रत्येक देश जो है वो शक्ति को बढ़ावा देता है। प्रत्येक देश क्या करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, ताकि पावरफुल विकसित देशों में जो है उनका नाम लिया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट आदर्शवादी
आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार वो शक्ति की आलोचना करते हैं। आदर्शवादी कहते हैं शक्ति का कोई महत्व नहीं है, शक्ति की वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि सभी राज्य जो हैं वो क्या करें? सैनिक शक्ति का त्याग कर दें, सैनिक शक्ति का त्याग करके नैतिक सिद्धांत को अपनाएं। किस चीज को अपनाएं? नैतिक सिद्धांत को। वो क्या कहते हैं कि शक्ति का होना जरूरी नहीं है, देश को अगर चलाना है तो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर भी चलाया जा सकता है। अतः हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नैतिक गुण होने चाहिए। लेकिन मार्गेंथो के शब्दों की अगर हम बात करें तो मार्गेंथो क्या कहता है? मार्गेंथो के अनुसार मार्गेंथो क्या कहता है? मार्गेंथो कहता है कि विश्व परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष में इतना प्रबल है कि अगर हम संसार की बात करें तो संसार क्या है, विश्व क्या है, वो संघर्ष को महत्व देता है, संघर्ष का महत्व है। वो केवल अपने हित को, अपने स्वार्थ को, प्रत्येक देश अपने हित को, अपने स्वार्थ को पाने की कोशिश करता है। अतः नैतिक सिद्धांतों को वो पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकता। अतः आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो शक्ति की भूमिका जो है, जो शक्ति को जो बढ़ावा मिल रहा है, शक्ति की जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि शक्ति के बिना हम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः आदर्शवादियों ने ये शक्ति को समाप्त करने की बात कही है, नैतिक पक्ष की बात की है, नैतिक सिद्धांत की बात कही है। वो सिद्धांत आज के आधुनिक समय में हमें जो सार्थक होता दिखाई नहीं देता। अतः हम कह सकते हैं कि शक्ति ही महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। उसके बाद हम बात करेंगे मूल्य आधारित अध्ययन। मूल्य आधारित अध्ययन क्या होता है? मूल्यों का होना। इसमें हम बात करेंगे, मूल्य आधारित अध्ययन में हम बात करेंगे कि हमने बात करी थी नैतिक पक्ष की, हमने बात करी थी अहिंसा की, हमने बात करी थी विशेषता में भाईचारे की, युद्धों के परित्याग की। अतः आदर्शवादी जो हैं वो मूल्य आधारित अध्ययन की बात करते हैं। आदर्शवादी अपने दृष्टिकोण में किस चीज की बात करते हैं? कहते हैं कि नैतिकता का होना जरूरी है, नैतिकता हो। नैतिकता जो है मानव सेवा की भावना, मानव सेवा की भावना को वो महत्व देते हैं। अहिंसा, भाईचारे, युद्धों का परित्याग। अतः आदर्शवाद की जो अवधारणा है वो नैतिकता पर टिकी हुई है, मानव सेवा की भावना पर टिकी हुई है। वो अहिंसा को महत्व देते हैं, भाईचारे को महत्व देते हैं और युद्धों को त्यागना चाहते हैं। अतः वो नैतिक मूल्यों को महत्व देकर मानवतावाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। मानवतावाद को का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। मानवतावाद को क्या देते हैं? मानवतावाद को वो क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी जो थे वो इस चीज को नकारते हैं, वो इसको महत्व नहीं देते। वो कहते कि हिंसा, भाईचारे की भावना, नैतिकता या मानव सेवा की भावना से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यथार्थवादी आदर्शवाद की मूल्य आधारित अध्ययन की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, उसका क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे विश्व राज्य की स्थापना पर बल। हमने विशेषता में किया था कि
जो आदर्शवादी हैं वो विश्व राज्य को महत्व देते हैं, एक विश्व सरकार को महत्व देते हैं। वो युद्धों को समाप्त करना चाहते हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं। जब विश्व सरकार की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि एक विश्व सरकार जो है स्थापित करना संभव नहीं है। एक विश्व सरकार जो है वो स्थापित नहीं की जा सकती। अगर हम राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ बना, उसके कुछ उद्देश्य थे, राष्ट्र संघ के कुछ सिद्धांत थे, लेकिन राष्ट्र संघ जो है एक विश्व राज्य की स्थापना नहीं कर सका। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्र हैं। तो ये राष्ट्र भी एक विश्व सरकार की स्थापना करने में क्या हुए हैं, विफल हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी जो एक विश्व सरकार की बात करते हैं, उसकी स्थापना करना क्या है, असंभव है। एक विश्व ग्राम बनाना, एक विश्व राज्य बनाना क्या है, असंभव है। अतः यथार्थवादी यहाँ पर भी आदर्शवाद का क्या कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गलत आधार। हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करी थी, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। जैसे हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है विश्व निशस्त्रीकरण पर शोध किया गया। अल्फ्रेड जर्मन का राष्ट्र संघ पर, अल्फ्रेड जर्मन की हम बात करें, अल्फ्रेड जर्मन की हम बात करें तो उसने राष्ट्र संघ पर और फिलिप नोएल बेकर की हम बात करें तो उन्होंने विश्व निशस्त्रीकरण पर काम किया, विश्व निशस्त्रीकरण पर। इसी प्रकार से राष्ट्र संघ की व्यवस्था की हम बात करें तो राष्ट्र संघ जो है कमजोर राष्ट्र जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, उनसे इनका विश्वास उठ चुका था। राष्ट्र संघ में जो छोटे राष्ट्र थे, छोटे कंट्री जो थे, उनका बड़े राष्ट्रों से विश्वास उठ चुका था। अतः अनेक ऐसी महाशक्तियां थी जो केवल अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए क्या कर रही थी, काम कर रही थी। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही स्वीकृति दी थी कि राष्ट्र संघ का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, युद्धों को रोका जाए, सामूहिक सुरक्षा को क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये राष्ट्र संघ जो है वो अपने कार्यों में, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, वो अपने कार्यों में सफल नहीं हो सके। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, मुसोलिनो ने इथोपिया पर आक्रमण किया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऐसे कंट्री हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के बाद जिन्होंने, कुछ बड़े राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों पर क्या किया, आक्रमण किया। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आधार की जो आदर्शवादियों ने बात करी है वो निराधार है, वो सार्थक नहीं है। अतः यह विचार जो है अनुचित है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साध्य है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साध्य है। यहाँ पर हम बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद क्या कहता है, या आदर्शवादी क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो साध्य न मानकर क्या है, साधन है। इसको साध्य नहीं माना गया, एक साधन है, प्राप्त करने का साधन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो साध्य न मानकर उसको साधन माना गया, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का क्या करना है, विकास करना है। अतः आदर्शवाद के आलोचक जो हैं, अगर हम यथार्थवाद की बात करें, जो अन्य जो आलोचक हुए हैं वो क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साधन है, साध्य नहीं है। साधन की अपेक्षा साध्य मानते हैं, वो साधन नहीं है, वो क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं इसको, इसके विपरीत है। अतः जो कि विश्व की एकीकृत जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल करने में क्या हुई है, वो सहायक सिद्ध हुए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सव्य में एक साधन भी है और सव्य में एक उद्देश्य भी है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, उसको एक साधन की संज्ञा दी गई, एक उद्देश्य की संज्ञा दी गई, जिसको प्राप्त करना क्या है, जरूरी है। अतः आदर्शवादी जो कह रहे हैं कि साध्य न मानकर साधन है, ये उचित नहीं है, ये धारणा क्या है, गलत है। यथार्थवाद इसकी क्या करता है, आलोचना करता है। उसके बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष की, कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन में हम बताएंगे, निष्कर्ष में हम बताएंगे कि अगर हम कोई भी विचार लें, कोई भी दृष्टिकोण लें, मान लो कि हम आदर्शवाद दृष्टिकोण की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी विचार सव्य में पूर्ण नहीं हो सकता, कुछ न कुछ, किसी न किसी विचारों में क्या रहती हैं, कमियां रहती हैं, जिन कमियों को दूर करे बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आदर्शवादी दृष्टिकोण की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, वुडरो विल्सन की बात करें, तो इन्होंने अपने अध्ययन में आदर्शवाद का जो है वर्णन किया था। परंतु अगर हम राष्ट्र संघ की असफलता की बात करें तो यह विचार हमें क्या है, आदर्शवाद हमें खोखला दिखाई देता है। विश्व शांति को बनाने में यह असंभव सा प्रतीत लगता है, यह केवल एक सपना मात्र है। परंतु इसके बावजूद अगर हम आदर्शवाद दृष्टिकोण की बात करें तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे जिनका उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति को क्या करना, स्थापित करना। अतः अगर हम कोटेशन करें कोलंबियस तथा वुल्फ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि राजनीति एक अच्छी सरकार की कला है। राजनीति क्या है, एक अच्छी सरकार की कला है, न कि संभावित सरकार की, न कि संभावित संभावना, न कि संभावित सरकार की। एक अच्छा राजनीतिज्ञ वो होगा, एक अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति वह है जो भी वो काम करता है वो अच्छे के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। वह आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, अगर हम बात करें आंतरिक रूप की हम बात करें या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हम बात करें, तो दोनों स्तरों को वो अच्छा बनाना चाहता है, दोनों स्तर पर अच्छा जीवन वह सम्मान प्रदान करवाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों ने जिस सिद्धांत का वर्णन किया है उसका महत्व है। अतः उसने कोटेशन के द्वारा ये हमें बताने की कोशिश करी है कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति वह नहीं करता जो संभव होता है, बल्कि वह करता है जो क्या होता है, अच्छा होता है। वह अपने सह मानवों को
आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर क्या है, अच्छा बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आदर्शवाद की विशेषता प्लस उसकी आलोचना। आगे हम करेंगे यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या आलोचना है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बच्चे मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।